हेलो एवरीवन। आज हम कंप्यूटर का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मेमोरी एंड मास स्टोरेज डिवाइसेस। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेमोरी क्या होती है, उसके बाद कौन कौन सी मेमोरी होती हैं कंप्यूटर के अंदर, हम उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चलिए जान लेते हैं कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी एक फिजिकल डिवाइस है जहाँ पे हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये ऐसी फिजिकल डिवाइसेस होती हैं जिनमें जो हम डाटा स्टोर कर रहे हैं वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब हम चाहें वो डाटा कंप्यूटर के अंदर से निकाल के उसको देख सकते हैं। उसके बाद इसमें हमारी अलग अलग तरह की मेमोरी आती हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके। उन सभी डिवाइसेस के बारे में जानने से पहले हमें मेमोरी के फंक्शन के बारे में जानना होगा कि मेमोरी काम कैसे करती है। तो मेमोरी के फंक्शन के 3-4 पॉइंट हम कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो मेमोरी होती है वो डाटा को, इंस्ट्रक्शन को या जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उनको स्टोर करने का काम करती है। जैसे आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, आपकी वीडियोज़ हैं, वो सभी हमारी मेमोरी के अंदर कंप्यूटर में सेव होती हैं। उसके बाद जो मेमोरी होती है वो जो भी हमारे फाइनल रिजल्ट आए हैं उन फाइनल रिजल्ट को अपने अंदर सेव रखती है और उनको आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाती है। यानी कि अगर प्रोसेसिंग करने के बाद सीपीयू के अंदर जो रिजल्ट आए हैं वो मेमोरी के अंदर सेव हो जाते हैं, और अगर हम उनको दिखाना चाहते हैं तो वो क्या करेगी, मेमोरी उन सभी रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस के पास भेज देती है और हम उन आउटपुट डिवाइस की हेल्प से उन रिजल्ट्स को देख सकते हैं। तो ये भी मेमोरी का एक काम होता है। उसके बाद ये कंप्यूटर को वर्केबल बनाती है। वर्केबल का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मेमोरी ना हो तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर इज नथिंग विदाउट मेमोरी। तो इसलिए अगर मेमोरी सिस्टम है कंप्यूटर के अंदर तो ही कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस है, वरना बिना मेमोरी के कंप्यूटर का कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद चलिए जान लेते हैं कि मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस तरह से मेमोरी बनती है, किस प्रकार से मेमोरी बनी है और किस तरह से उसके अंदर डाटा सेव होता है। तो ये सब हम जानेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मेमोरी संगठन के अंदर। तो देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेमोरी के अंदर बहुत सारे, जहाँ हमारा डाटा स्टोर होता है वो मेमोरी बहुत सारी स्टोरेज एरिया से मिलके बनती है। यानी कि छोटे छोटे एरिया होते हैं। तो आप डायग्राम इसमें चित्र में भी देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो आपको ये एरिया दिखाई दे रहे हैं ये हमारे अलग अलग स्टोरेज एरिया हैं। और हर एक जो एरिया आपको दिख रहा है अलग अलग, उनका एक खुद का एक यूनिक एड्रेस होता है। और जो ये हमारे आपको एरिया दिखते हैं इनको हम सेल बोलते हैं, और हर एक सेल के अंदर एक निश्चित मात्रा में डाटा सेव होता है। यानी कि हर सेल में एक निश्चित, जो हमारी कंप्यूटर में बिट होती है, बिट की फॉर्म में सबसे छोटी इकाई है मेमोरी की बिट। तो उन फॉर्म कितनी बिट एक सेल के अंदर सेव होगी वो पहले से ही प्री डिसाइडेड होती है। यानी कि जो कंपनी कंप्यूटर बनाती है, मेमोरी बनाती है, वो कंपनी डिसाइड करेगी कि हर एक सेल के अंदर कितना डाटा रखना है, कितनी मेमोरी रखनी है। 8 बिट रखनी है, 16 बिट रखनी है, या फिर 32 बिट रखनी है, या 64 या 128, 256, वो कितनी भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये अलग अलग सेल हैं, इनके अंदर हमारी जो मेमोरी होती है, जो डाटा होता है वो सेव होता है। अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो जान लेते हैं कि जो हमारा मेमोरी सिस्टम है उसकी फीचर क्या है, ये मेमोरी सिस्टम काम कैसे करता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट देखिए, स्टोरेज कैपेसिटी, कि हमारे जो मेमोरी सिस्टम है उसकी एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है। जो भी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है उसमें कैसे डाटा, कितना डाटा सेव होता है वो डिपेंड करता है कि कंप्यूटर में जो मेमोरी है उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी दे रखा है कि जो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है वो बिट होती है, और उससे बड़ी इकाई निबल होती है। तो अगर एक बिट की बात करें तो एक बिट में 4 निबल होती हैं। ठीक है जी, एक बिट के अंदर 4 निबल होती हैं। उसके बाद उससे बड़ी इकाई होती है बाइट, और एक बाइट 8 बिट के बराबर होती है। फिर बाइट से जो बड़ी इकाई होती है वो होती है केबी। तो अगर केबी को हम मापें तो एक केबी इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, यानी कि एक केबी में 1024 बाइट्स होती हैं। उससे बड़ी इकाई एमबी है, और एक एमबी 1024 केबी के बराबर होती है। फिर उससे बड़ी इकाई जीबी होता है, तो 1 GB इज इक्वल टू 1
1024 यानी कि 1024 MB, और लास्ट में टीबी से अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB। इससे बड़ी इकाई भी होती हैं, लेकिन ये यहाँ तक हमें बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि आजकल के लैपटॉप हैं उसमें आप देखते हो कि 1 TB की उसमें स्टोरेज कम से कम होती है। तो अब देखिए दूसरा मेमोरी सिस्टम की फीचर, पहली तो है कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है जी। दूसरा है कि एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम का पहुंच समय का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन करते हैं तो कितने जल्दी वो हमें आंसर करके देता है। तो वो जो मेमोरी जल्दी अगर हमारा डाटा हमारे जवाब प्रोवाइड करवा देती है तो अच्छा मेमोरी सिस्टम माना जाता है, लेकिन अगर जवाब ढूंढने में टाइम लग रहा है तो वो मेमोरी सिस्टम इतना अच्छा नहीं माना जाता। तीसरा पॉइंट देखिए, कॉस्ट पर बिट, यानी कि जो मेमोरी के अंदर जो डाटा सेव हो रहा है तो मेमोरी की पे कॉस्ट कितनी आ रही है। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो बिट में मापी जाएगी कि एक बिट के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है, और जितनी बिट के रूप में मेमोरी कंप्यूटर के अंदर है तो इस हिसाब से वो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मेमोरी सिस्टम पे ज़्यादा खर्चा आ रहा है, कॉस्ट पर बिट ज़्यादा आ रही है, तो वो मेमोरी सिस्टम इतना अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर खर्चा कम आ रहा है तो मेमोरी सिस्टम अच्छा माना जाएगा। उसके बाद देखिए नॉन वोलेटाइल। देखिए कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है दो प्रकार की होती है इसमें, एक तो वोलेटाइल मेमोरी होती है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है हमारी। नॉन वोलेटाइल का मतलब है स्थिर, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते। तो इसमें देखिए दोनों मेमोरी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सी हमारी नॉन वोलेटाइल है और कौन कौन सी मेमोरी हमारी वोलेटाइल मेमोरी है, वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पावर कंजप्शन। देखिए पावर कंजप्शन का मतलब यहाँ पे है कि ऊर्जा कितनी लग रही है, बिजली कितनी लग रही है। अगर हमारी ज्यादा पावर वो ले रहा है, मेमोरी सिस्टम अगर ज़्यादा पावर ले रहा है तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा, और जो मेमोरी सिस्टम कम पावर में काम कर रहा है तो वो हमारा अच्छा माना जाएगा उसको, मेमोरी सिस्टम को। उसके बाद है एक्सेस मेथड। एक्सेस मेथड में ये है कि जब भी हम कोई रिजल्ट खोजते हैं, कंप्यूटर से कोई क्वेश्चनिंग करते हैं, तो सीपीयू हमारे उस क्वेश्चन की प्रोसेसिंग करता है। अब सीपीयू हमें रिजल्ट खोज के देगा, तो उसके लिए क्या है, वो दो मेथड यूज कर सकता है रिजल्ट ढूंढने के लिए। पहला मेथड है हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, यानी कि सीक्वेंस में रिजल्ट ढूंढेगा। हो सकता है कि कंप्यूटर में मेमोरी में 10 फाइलें हैं और हमारा रिजल्ट 8वें नंबर पर है, तो अगर वो सीक्वेंशियल मेथड यूज करता है तो वो हर फाइल को चेक करेगा, पहले पहले वाली फाइल, फिर सेकंड वाली फाइल, फिर थर्ड, और तब जाके वो हमारी फाइल पे पहुंचेगा और तब हमें वो रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब टाइम ज्यादा लगाएगा। तो सीक्वेंस मेथड में टाइम ज्यादा लगता है, एक्सेस टाइम, यानी कि आपको जवाब लेट मिलता है थोड़ा सा। दूसरा मेथड हमारा है वो है डायरेक्ट एक्सेस मेथड। देखिए डायरेक्ट एक्सेस मेथड में जो हमारा सीपीयू है वो डायरेक्ट जवाब तक पहुंचता है। अगर 8वीं फाइल पे हमारा डाटा है तो सीधा वो 8वीं फाइल पर ही जाएगा, वो दूसरी वाली फाइल को चेक नहीं करेगा। इसका मतलब वो कम समय लगाएगा। तो देखना है कि हमारा मेमोरी सिस्टम कौन सा मेथड यूज कर रहा है। अगर वो डायरेक्ट एक्सेस मेथड यूज कर रहा है तब वो अच्छा मेमोरी सिस्टम है। अगर पहले वाला यूज कर रहा है यानी कि सीक्वेंस मेथड यूज कर रहा है तब वो ज्यादा टाइम लगेगा, उसको इतना अच्छा नहीं माना जा सकता। उसके बाद ये हमने पढ़ी है कि हमारा जो मेमोरी सिस्टम है, जो मैंने बताया था मेमोरी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट में है कि कितने तरह की मेमोरी हमारी होती हैं। देखिए मेमोरी में अगर मैं बात करूं तो जितनी भी मेमोरी उनको 4 भागों में बांटा गया है। उसमें जो सबसे पहली हमारी होती है आईपीएम, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। दूसरी हमारी होती है कैश मेमोरी। तीसरी मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी है, और लास्ट में है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। इन सब के बारे में क्या है हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चारों के बारे में कंपेयर करेंगे कि कौन सी मेमोरी में कॉस्ट ज़्यादा आती है, खर्चा कौन सी मेमोरी ज़्यादा लगता है किस मेमोरी में, और स्पीड किस मेमोरी की ज़्यादा है, सीपीयू के क्लोज कौन सी मेमोरी है। उन सब के बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज हमने इस लेक्चर में सिर्फ ये पढ़ा है कि मेमोरी सिस्टम क्या है, मेमोरी क्या होती है, और मेमोरी किस प्रकार से काम करती है, और जो हमारा मेमोरी सिस्टम है, मेमोरी सिस्टम की क्या क्या हमारी फीचर होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम क्या है हमने इस लेक्चर में किया है। तो मेमोरी सिस्टम की फीचर में हमने स्टोरेज कैपेसिटी पढ़ा कि एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो कितनी भी हो सकती है, ठीक है। बिट सबसे छोटी इकाई होती है हमारे, उससे ऊपर निबल होता है हमारा, और उसके बाद फिर हमारा बाइट होता है, फिर हमारा केबी में, फिर एमबी में,
फिर हमारा जीबी में और टीबी में। तो इस प्रकार क्या है, ये हम मेमोरी हमारी स्टोरेज कैपेसिटी इस कंप्यूटर की होती है। उसके बाद एक्सेस टाइम, कितनी जल्दी हमें रिजल्ट देता है, तो मेमोरी वही अच्छी मानेगी, मेमोरी सिस्टम वही अच्छा माना जाएगा जो जल्दी रिजल्ट आपको देगा। फिर हमने कॉस्ट पर बिट, जो सस्ता होगा, सस्ती मेमोरी मतलब खर्चा कम आएगा मेमोरी सिस्टम के ऊपर, तो अच्छा माना जाएगा। और नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल मेमोरी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से करने वाले हैं कि वो कौन कौन सी मेमोरी होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम मेमोरी से रिलेटेड ही क्या है, एक जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको अलग अलग जो मैंने 4 मेमोरी बताई हैं, आईपीएम इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, उन सब के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।